Yes, so we have already discussed the various quantum numbers associated with the vector model of atom in case of single electron atom as well as multi electron atom. So मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में मैं कल लास्ट में जब आपको समझा रहा था, शायद क्लास एंड अप होने वाली थी, तो शायद मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा बता गया, तो वो बात समझ में आई कि एस जो होता है वो किस तरीके से होगा। एक बार मैं हल्का से याद दिला दूं बेटा, एस की जो मैंने वैल्यूज लिखी, कैपिटल एस हमने कहा था हम पूरे एटम के लिए लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, और मान लीजिए सबकी पैरेलल स्पिन्स हैं, ओके। तो एक की स्पिन हाफ होती है, तो एस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा, n/2 हो सकती है। इज ओके, प्लस हाफ होती है। अब मान लीजिए n में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी स्पिन बेटा अपोजिट है और बाकी सब की स्पिन सेम है, यानी n-1 की सेम है। तो n-1 की सेम है तो उसकी टोटल ये होगी बेटा, हाफ 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 है, और एक की अपोजिट है तो उसकी होगी -हाफ। तो अब टोटल अगर आप देखें तो ये हो गया n/2 माइनस बेटा 1/2 और -1/2। देखा आपने, n/2 -1 आ गया, जैसे हम वहाँ भी लिखते रहे थे l-1, ठीक है ना। यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज, अगेन क्वांटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम कि n/2 के बाद अगली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n/2 -1 होगी। मतलब एक रॉन्ग होने से -1 होगी, ये नहीं कि हाफ कम होगी बेटा, ये नोट करें। अगर टोटल n थे उनमें से n-1 की पैरेलल है और एक की बेटा एंटी पैरेलल हो जाए, तो जो पैरेलल है उनकी स्पिन तो कितनी होगी, n-1 इंटू हाफ, और माइनस जो अपोजिट है उसकी -हाफ। तो जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा n-2, ठीक है, -1। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसके बाद बात करूं तो अगले वैल्यू जो पॉसिबिलिटी आएगी वो सीधा 2 हो जाएगी। आप खुद समझ सकते हैं, इस तरीके मान लीजिए 2 जो है अलग हो जाएंगे, तो n-2 तो पैरेलल हो गए, तो n-2 पैरेलल हो गए तो उनकी तो सबकी ऐड हो गई, और 2 अपोजिट वाले हो गए तो माइनस में 2 अपोजिट वाले हो गए। तो जब हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा n/2 -1, तो ये क्या आ गया, n/2 -2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती जाएंगी बेटा, ये एटम के लिए बता रहा हूँ मैं। और जो लास्ट वैल्यू होगी, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है n/2, और मिनिमम वैल्यू जो है बेटा इट कैन बी हाफ और 0। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। 0 कब हो सकती है, एस की मिनिमम वैल्यू जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, पेयर्स में अपोजिट हो जाएं। मान लीजिए 10 है मेरे पास, 5 एक जैसे हो जाएं, मान लीजिए 2 ही हैं, 2 से समझ लो यूँ हो जाए, ठीक है। 10 हैं, 5 मान लीजिए पैरेलल स्पिन वाले हो जाएं और 5 क्या हो जाएं, एंटी स्पिन वाले हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम हाफ कब आएगी बेटा, जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मान लीजिए 11 होंगे, तो सीधी सी बात है, या तो ये हो सकता है मेरे पास पॉसिबिलिटी कि 6 एक जैसे हो जाएं और 5 एक जैसे हो जाएं, मिनिमम में आ गए ना। बाकी तो बीच के पेयर्स और भी हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो तो सारी यही हैं, मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बेटा, तो एक तो बचेगा ही बचेगा, चाहे आप अपर हाफ या लोअर हाफ की बात कर लें, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू हम 1। अच्छा, कोई कहेगा सर -हाफ क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली वो तो तब माइनस की वैलिडिटी तो तब है ना बेटा, जब कोई एक डायरेक्शन प्लस की है, तब हम कोई दूसरी डायरेक्शन लें तो वो उसके अपोजिट है। अब मान लीजिए मुझे डायरेक्शन ही एक ड्रा करनी है, ये प्लस है भाई, प्लस माइनस तो रिलेटिव है ना कि अपोजिट चलेगी। जब एक ही डायरेक्शन ड्रा करनी है मुझे, तो मैं कोई भी, मान लीजिए मैंने ये कर ली, अब मैं इसको नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में कहूँ, दूसरा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए ये हम मिनिमम जो वैल्यू है ये -हाफ ना कहकर क्या कहेंगे बेटा, हाफ कहेंगे ओड नंबर वालों में, ठीक है। और इवन में मैंने बता दिया मिनिमम 0 पॉसिबिलिटी है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि होगी, बाकी ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पता नहीं कौन सी हो सकती है। तो ये एक ऐसी की बात मुझे बतानी थी जो शायद क्लास होने के चक्कर में मैं थोड़ा सा फास्टली बता गया था आपको। तो बेटा अब नेक्स्ट चलें, ये अब मेरे पास है, हमारे पास जो जिसकी हम तैयारी करें, दिस इज वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम।
वैसे तो मैं क्वांटम नंबर में सब कुछ बता चुका हूँ आपको, वही एक बार समझ लो कलेक्ट करके इकट्ठा लिखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम बन जाएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमने क्या पाया कि एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस टू टाइप ऑफ मोशन, बस ये नई बात आ गई। जबकि बोहर मॉडल के अंदर क्या बात थी कि पोजेसेस ओनली वन काइंड ऑफ मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। ठीक है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ मोशन, और इसलिए उसके दो हमारे पास क्या होंगे बेटा, दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होंगे। वन इज इट्स ऑर्बिटल मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन, यू ऑल नो, दैट इज मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट, जो बोहर ने भी बात की थी बेटा, जिसकी डायरेक्शन में बता रहा था। तो अगर हम कहें तो इसकी वजह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इट मीन्स इट विल हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज, मैंने कहा था एल अगर खाली है तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और इसके ऊपर अगर ये लगा दिया मैंने, तो हमने कल इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा था बेटा, इट वाज एल इंटू एल प्लस वन और एच का। ये एक एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके। और इट्स जेड कंपोनेंट हमने कल निकाला था, मान लिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था बेटा जेड डायरेक्शन में, तो इट्स जेड कंपोनेंट, जिसको मैंने एल जेड कहा था बेटा, एंड देन एल जेड को हमने लिखा था एम एल इंटू एच कट। फिर कोस थीटा निकाले थे कि कौन कौन से कोस थीटा पॉसिबल होते हैं बेटा। तो एक तो ये हो गया हमारे पास ऑर्बिटल वेक्टर मॉडल, कहता है कि इलेक्ट्रॉन में एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है बेटा, जिसकी वजह से इसके पास कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और जिसका जेड कंपोनेंट हमने ये डिफाइन किया हुआ है। और मैंने कल बता दिया था बेटा, दिस एम एल कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम एल, एल माइनस वन, जीरो इंक्लूड करता हुआ माइनस एल तक लास्ट वैल्यू। एम एल कैन हैव 2l प्लस 1 वैल्यूज, ये हमने कल बात की थी। Now, according to this model, an electron also possesses beta spin motion. मतलब सीधी सीधी बात कह सकते हो आप कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अज्यूम किया गया है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आप देख सकते हैं बेटा, अर्थ के अंदर भी एक मोशन क्या होता है, वो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ, वो ऑर्बिटल मोशन हो गया। दूसरा, आप कहते हैं अर्थ अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रही है, तो घूम रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट की फॉर्मेशन भी होती है, तो वही स्पिन मोशन हो गया बेटा। और स्पिन की वजह से भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा था एस खाली लिखते हो तो स्पिन को दिखा, स्पिन क्वांटम नंबर को दिखाता है, और इसके ऊपर एरो, ये नोटेशन क्योंकि आगे काम आएंगे बेटा। ये क्या हो गया अब, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये एस प्लस वन एच कट, और इसका जेड कंपोनेंट जब आपने कल लिया था एस जेड आपने लिखा था बेटा एम एस इंटू एच कट। बट एम एस जो था मैंने कहा था इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्योंकि स्पिन में तो 2 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज, और तो कोई अदर पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है इसके अंदर। मींस एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में 0 पॉसिबिलिटी है, 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 इज नॉट अलाउड, 0 नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या कहता है ये मॉडल कि तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जी टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ठीक है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, while its magnitude is given by, सब ये क्वांटम मैकेनिकली निकाली गई चीजें बेटा, J इंटू जे प्लस 1, ओके, और एच कट, एच कट आपको बता रखा है H अपॉन 2 पाई। अगर
वेक्टर मॉडल ऑफ एटम आता है तो बेटा यही सब चीजें आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके का मोशन हो गया। और इस जेड कंपोनेंट अगर मैं पूछूंगा आपसे तो जे जेड वही एम जेड बेटा, जैसे एम एल लिखा था हमने और एस जेड, तो इसको क्या लिख लेंगे बेटा हम, सॉरी जेड कंपोनेंट में एम एल तो एम जे लिखेंगे, सॉरी ये ठीक है। देखो अभी बताता हूँ फिर से बेटा, यहाँ पर क्या लिखा था इसको, एल का जेड कंपोनेंट तो एम एल, एस का जेड कंपोनेंट तो एम एस, तो भाई जे का जेड कंपोनेंट तो एम जे इंटू एच कट। ना मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे पास कि जो ये हमारे पास बेटा एल एस और जे हैं, अब आपको पता है कि ये ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। इसके अंदर एल एल माइनस वन जीरो इस तरीके से थी, इसमें भी वो हाफ और माइनस हाफ हो सकती है। वैसे अगर मैं बात करूं एम जे की बेटा तो इट कैन हैव वैल्यूज जे जे माइनस वन, जे माइनस टू एंड सोन, 2 1 0 माइनस वन माइनस टू एंड सोन। लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस जे, दैट इट कैन हैव 2j प्लस 1 होगी ना, इट कैन हैव 2j प्लस 1 वैल्यूज, नॉट ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यानी सीधी सीधी बात क्या हो गया बेटा, आपका एल एस एंड जे ऑल आर, क्या बोलेंगे फिर जब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं इनकी, तो ऑल आर क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली सर्टेन discrete values are allowed। सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कुछ ही वैल्यू पॉसिबल है बेटा, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। अब आप देखो जैसे कह रहे हो बेटा कि J कैन हैव ओनली टू, S कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, S कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज प्लस माइनस हाफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो J यानी एक तो वैल्यू आ गई इसका L प्लस S यानी हाफ, यानी S कह सकते हैं आप इसको, ओके। और दूसरी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा J L माइनस हाफ। मैं इसको वेक्टर की हेल्प से दिखाऊं आपको कैसे आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक बार भाई इसको देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी बच्चे को तो ले लें, मैं इसको फिर बाकी उसकी जरूरत नहीं, आप जब चाहें ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो, तो आप रोक कर कभी भी ले सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो इसको लास्ट लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिखा J जो है इट इज L प्लस एस ना, और S कितना लिया था, हाफ लिया था आपने ना, L प्लस हाफ। तो इसको यूँ समझें आप, मान लीजिए ये मेरे पास L वेक्टर है, ये मेरे पास S वेक्टर बेटा। तो ये देखो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बोला जाता था सेम ऑर्डर, एक का हेड और दूसरे की टेल कोइंसाइड कर जाए बेटा तो हम इसको क्या बोलते थे, सेम ऑर्डर बोलते थे, ठीक है। तो इसको मिला दो और रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखो बेटा J L प्लस S हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों सेम ऑर्डर में ऐड हो जाएंगे और ये जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा मेरे पास। अगर मुझे बनाना है J L माइनस S वही, अब ये S 1/2 है, बस माइनस मत कर देना वरना माइनस माइनस यही वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे बनेगा, दिस इज बेटा J, यहाँ पे नोट करें कुछ मैंने डायरेक्शंस बदल दी हैं, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन इट विल बी, थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको साफ साफ एरो। देखो बेटा मैं इसको नाम दे रहा हूँ O P Q। ट्रायंगल ला कहता है सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं, OP प्लस PQ, कॉमन लेटर छोड़ दो तो रिजल्टेंट विल बी OQ। तो दिस इज J प्लस S, दिस इज L। तो देखो बेटा J क्या आ गया, L माइनस S आ गया कि नहीं आ गया। तो डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर L की टिप के साथ S की टेल है और यहाँ J की टिप के साथ S की टेल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं दो और ये हमें क्या मिला सकते हैं बेटा, रिजल्टेंट आ सकता है J। नाउ सी,
यानी एल और एस अब कंबाइन कर रहे हैं। बोहर मॉडल में एस नहीं था, सिर्फ एल था मेरे पास। अब एल और एस कंबाइन कर रहे हैं बेटा, और ये जो एल और एस के बीच की इंटरेक्शन होती है इसी को हम बोलते हैं बेटा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। एल और एस की द इंटरेक्शन between L and S is called spin orbit interaction। और ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर? दे इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं दूसरे पे। इंटरेक्ट मैग्नेटिकली, दे इंटरेक्ट मैग्नेटिकली। मतलब समझो एक बार, इसी जो डायग्राम था बेटा यूं समझो, मैं बना रहा हूं एक बार। ये मान लो मेरे पास ये मेरे पास L है, ठीक है। ये मेरे पास मान लो बेटा S है। पिछली बार मैंने ट्रायंगल लगाया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम लगाना चाहता हूँ। तो मुझे रिजल्टेंट बनाना है बेटा इनका, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊँ तो देखो क्या होगा। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ, तो ये जो लाइन होगी बेटा, याद करो जो डायगोनल होता है दैट गिव मी द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आएगा जी ना। होगा क्या बेटा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से। देखो जब इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। और जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भी कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज वाई मैंने क्या कहा, और वो मतलब एल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो एस के अंदर एक टॉर्क पैदा करेगा। मैग्नेटिक कभी पढ़ा होगा, टॉर्क का फार्मूला फर्स्ट ईयर में भी होता था, 12th में भी, mb sin थीटा। और ये टॉर्क, ठीक है ना, इसके ऊपर एक टॉर्क लगा, और ये क्या चाहेगा, इसको अपनी तरफ खींचना, इसका पैरेलल लेके आना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस तरीके से ना प्रीसेस करना शुरू कर देगा। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, प्रीसेस। क्यों? उल्टा भी तो होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे रहता एल, तब तो ठीक है, सरकता सरकता शायद इधर आ जाता। लेकिन अब क्या होगा, उल्टा करो, स्पिन मोशन भी है, वो भी एक करंट पैदा करेगा, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एल के ऊपर एक टॉर्क लगाएगा। एल का मैग्नेटिक फील्ड एस के ऊपर टॉर्क लगा रहा है, यूं समझ लो। और एस का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो एल के ऊपर एक टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गए, इंटरनल टॉर्क लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर एल ऑन सॉरी एंड है ये एस, ठीक ना, एग्जर्ट इंटरनल टॉर्क्स ऑन ईच अदर। एक साथ लगा रहे हैं, इंटरनल टॉर्क है। अब दोनों पे टॉर्क लग गया, तो अब क्या होगा, एस एल की तरफ जाना चाहेगा और एल एस की तरफ। तो ये जो एल है बेटा, ये भी, और इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा कि दे स्टार्ट रिसेशन। ये देखिएगा, ये बन गया। कैसे बनाइए ये समझ सकते हो। ये मेरे पास, यानी कि जब एल यहाँ पहुंच जाएगा तो एस जो होगा आपका, वो कहाँ पहुंचा हुआ होगा, देखो एस उस टाइम पे कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा। ये एस का पाथ था, सच दैट ये जो चीज है ना बेटा, ये देखो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम वहीं की वहीं रह जाएगा, ठीक है। डायग्राम को समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हमने क्या बनाया है बेटा। किनके, कौन? रविंदर। फिर एक बार देखो बेटा, डायग्राम थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। मतलब इसको यूं समझ सकते हो कि एल और एस झूमना स्टार्ट कर देंगे यूं, इस तरीके से,
ठीक है, जस्ट लाइक शराब भी झूम रहा हो, या इसको यूं भी समझ सकते हैं आप, मैं बताऊं, आप लोगों ने कभी वो लट्टू बोलते हैं ना, लट्टू घुमाया हो, कभी आपने उस लट्टू के मोशन को स्टडी करो बेटा। लट्टू जो होता है घूमते घूमते ना, जैसे मान लीजिए आपने यूं घुमाया उसको, तो यूं थोड़ा सा यूं घूम जाता है इस तरीके से, ठीक है, घूमता रहता है, लेकिन प्रिंसेस इसको बोलते हैं। क्या कर रहा है वो हमारे पास, कि हमारे पास इस मोशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रिंसेस। बहुत बार बोलूंगा मैं, प्रिंसेस, झूमना एक तरीके से, समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, लकड़ी का वो जो लट्टू घुमाया हो कभी आपने, तो यूं घूमता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही मे बी मैं कहूँ इसको थोड़ी देर के लिए, सम टाइम किसी मूवी में आपने देखा हो, किसी हीरो या हीरोइन को पोल हो, पोल के ऊपर एक हाथ से पकड़ के एक पैर फंसा लिया और वो इस तरीके से उस पोल के चारों तरफ घूम जाते हैं, ठीक है, पोल डांस कहते हैं। मे बी किसी मूवी में जरूर देखा होगा आपने, ठीक है। आई थिंक दैट वाज ए मूवी किक, सलमान खान एंड दैट हीरोइन सम श्रीलंकन, तो उसमें भी आई थिंक प्रिसेशन मोशन है। मुझे आप कहोगे सर फिजिक्स देखते रहते हो आप, तो भाई फिजिक्स का आदमी हूँ, मुझे फिजिक्स दिखाई दे जाती है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक अलग तरीके का मोशन बेटा, आज तक आपने सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन पढ़े हैं, लेकिन ये हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर एक बार मैं बनाऊँ इस डायग्राम को बेटा। ये यूं हुआ, ये रिजल्टेंट है मेरा, यूं समझो जे, अब ये आपका एल था, तो बेटा एल समझ लो, इसके चारों तरफ ए घूम जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, ए मतलब यूं समझो, मेरे वीडियो की तरफ देखो, ये है और ये यूं है, ये यूं घूमेगा इसके चारों तरफ, ठीक है बेटा, इस तरीके से घूमेगा। और ऐसे ही तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, ये भाई ये ना सेम रेडियस होगी, ये थोड़ा छोटी बड़ी बन गई तो। और ऐसे ही एस को दिखाऊं मैं आपके सामने, यहाँ पे एस को दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो एस मान लीजिए पहले इधर था कहीं हमारे पास, एस ये था, तो ये भी यूं झूम जाएगा। पर ये ध्यान रखना कि जब एल यहाँ है तो एस यहाँ पर है, जब ये एल इधर आ जाएगा डॉटेड में तो एस यहाँ आ जाएगा बेटा। सो दैट रिजल्टेंट हमेशा ही इनका, इसको मिला लो, मैं ये बनाना चाह रहा था, तो भी ये बनेगा। या फिर जब ये था एक, ठीक है ना, तो ये बनाते हो तो इसको इसके साथ बना लो, मतलब दोनों एक साइड पर नहीं है, रिजल्टेंट के एक लेफ्ट में है और एक राइट में प्रोसेस कर रहा है, झूम रहा है। तो क्यों झूम रहे हैं ये, क्योंकि बेटा इंटरनल क्या लगा हुआ है, दिस इज द वेक्टर मॉडल, कहता है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इस तरीके से उनका रिजल्टेंट होता है। और अभी तो बाहर से हमने क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड और लगाना है बेटा, ओके। ये तो कब था, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरनल, मैंने अभी वर्ड बोला था बेटा, इंटरनली इलेक्ट्रॉन का मोशन जब है वो खुद भी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो ये कौन से हो गए, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गए थे बेटा, क्लियर है। अब मान लो मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो भाई जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो सीधा सीधा क्या करेगा बेटा, मतलब समझ लो ये जे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, एल और एस डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, ओके। तो भाई हमारे चीफ मिनिस्टर्स की तो अप्रोच प्राइम मिनिस्टर है, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सीधा सीधा जाके अमेरिकन राष्ट्रपति से नहीं बात करते हैं। अगर अमेरिकन राष्ट्रपति अब आ गया तो वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर का अफेक्ट, ठीक है, आगे सर्कुलेट हो जाएगा। अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे अब, तो बेटा ये जे जो है ना, वो उसके चारों तरफ प्रेसेस करना लग जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी हो बेटा, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो टॉर्क तो पैदा करेगा, लेकिन इंटरनल तो एल और एस आपस में कर रहे हैं, और एक्सटर्नल किस पे टॉर्क पैदा करेगा, जे पर। तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, देखो मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बट क्या होगा, मान लो ये मैंने बेटा इस कल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने, ओके, और ये हमारा जे था, तो इन अब्सेंस प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये कौन सा है मैं लिख भी दूंगा, तो एक्सटर्नल तक ध्यान रहे, ये जे जो होगा बेटा
इस पे एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से इट स्टार्ट प्रोसेसिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि वर्ड याद हो जाए, जे जो होगा बेटा इट स्टार्ट प्रोसेसिंग, इट स्टार्ट प्रोसेसिंग अराउंड बी एक्सटर्नल। समझ में आ गया बेटा? रोटेशनल नहीं है ये, ठीक है, सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, दैट इज दिस इज प्रोसेसिंग, ये वाला जो मोशन हो गया यूं लट्टू वाला मोशन, बहुत समझ में आने वाला, झूमने वाला मोशन। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा जे, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एल और एस क्या करेंगे? मैंने कहा उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना उसी तरीके से इसके चारों तरफ झूम रहे थे, जे के चारों तरफ घूम रहे थे ना बेटा, घूम रही है कौन सा, प्रिसेस कर रहे थे, तो वो तो स्टिल इसके ही चारों तरफ प्रिसेस करेंगे। कैसे? मैंने अभी समझाया था, कैसे बेटा? मैंने अभी समझाया था। अगर ये यूं है, एक ही बनाऊंगा ताकि ज्यादा कंसिस्टेंट, ये अगर एल है तो अभी समझाया था बेटा, एस कहाँ होगा, जे के सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट, कहाँ होगा भाई, अपोजिट होगा ना, यहां पर होगा, ये एस होगा, मैंने कहा था ये जे है ना, दोनों एक साइड पे कभी नहीं होगा। और क्या होता है, ये अपना एस अपना घूम रहा है, घूमते घूमते यहां आ गया, ये इस जे के सराउंडिंग में डॉटेड बांध लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका एल जो है वो भी प्रेसिस कर रहा है बेटा, मतलब समझ लो ये यूं चला, यूं समझ सकते हो, ये यूं चला तो ये यूं चला, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा, ये घूम जब यूं चलेगा तो यहाँ से वापस चल पड़ेगा, जब ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? डॉटेड को डॉटेड से कंपेयर कर लो, डेंस को डेंस से, ठीक है। ये तो दोनों, ये है भाई प्रॉपर वेक्टर मॉडल ऑफ एटम का डायग्राम, प्रॉपर वेक्टर मॉडल ऑफ एटम का जो डायग्राम है वो ये शो कर रहा है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है इसमें? एल और एस किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं बेटा? हमारे जे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और वो चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो सिंपल चक्कर नहीं है, ऑर्बिटल वाला चक्कर नहीं है ये, ठीक है कि नहीं है, ये प्रिसेशन वाला है बेटा, ओके। और बाकी ये जो जे है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ प्रेसिस करेगा, ठीक है, झूमता रहेगा झूमता रहेगा। ये हमारे पास वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। अब मैं कुछ बेटा टर्म्स यूज करूंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जो बार बार यूज करेंगे, मे बी आप लोगों को जो टीचर इनऑर्गेनिक या अपनी फिजिकल में आती होंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपके सिलेबस में, 5th सेम में थी, अपने 6th सेम में है स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं पता? अभी सिलेबस देखा नहीं? चलिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, मैं बस इसमें तो जस्ट आपको बताना है किसको हम कैसे लिखते हैं बेटा। एक तो बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे आप सिंपल बोर थ्योरी में हम बोलते थे एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी लेवल्स की जगह टर्म्स ऑफ एटम मैं बोलूँगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये वो टर्म एग्जाम नहीं है छोटे बच्चों के जो होते थे। टर्म का मतलब क्या होगा बेटा? एनर्जी लेवल, और जिसको आप एनर्जी वैल्यू कहते थे, जैसे मान लीजिए एनर्जी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जिसको बोलते थे बेटा, ठीक है कि नहीं है, अब उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म वैल्यूज। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? टर्म वैल्यूज बोला करेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल्स को टर्म कहेंगे हम, और एनर्जी को टर्म वैल्यूज कहेंगे, ठीक है। अब देखो, किसी चीज को नोट करने के लिए हमारे पास एक टर्म हम यूज करेंगे, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी बेटा 2s + 1।
जैसे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो s की वैल्यू तो हमारे पास हाफ ही होगी, तो मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 जो सोल्व करोगे तो 2 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कि क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी? 2 वैल्यू आ गई। और मल्टीप्लिसिटी को हम कहाँ पर लिखेंगे? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होगा कि j की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ j। और आप ध्यान से देखें बेटा तो j की 2 ही तो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक l प्लस हाफ और एक l माइनस हाफ, क्योंकि s की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है बेटा। j आपने कहा था l प्लस s होता है ना, j क्या होता है? l प्लस s, और s 2 वैल्यूज पॉसिबल है। एक्सेप्ट j की 2 वैल्यूज पॉसिबल, 2 वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर s। ये s ये वाला s नहीं है, ये मैं s लेवल की बात कर रहा हूँ, s सब सेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा s सब सेल के लिए l कितना होता है? 0, और 0 होगा तो j आपके हिसाब से कहोगे सर हो तो गई, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। मैंने अभी बताया था बेटा, जब तक कोई एक्सटेंडेड डायरेक्शन नहीं आएगी तो मैं दूसरे का कंपैरिजन नहीं कर सकता। जब एक ही हाफ लिखना हो ना, खाली हाफ हो, तो बेटा इनके साइन नहीं लगाएंगे हम, और वो क्या बन जाएगी? एक वैल्यू कंसीडर करी जाएगी और वो क्या मानी जाएगी? हाफ मानी जाएगी, ठीक है? तो इनको कैसे लिखा जाता है? हम लिखने का तरीका क्या है बेटा कि जो टर्म वैल्यूज हैं, जो जैसे मान लीजिए मुझे s को और रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर तो लिखा जाता है बेटा 2s प्लस 1। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। और यहाँ पर लिखी जाती है बेटा j की वैल्यू लिखी जाती है। ये नोटेशन होगा, हमें किसी भी टर्म को अगर रिप्रेजेंट करना है बेटा हमारे पास, तो इस तरीके से हम नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूँ समझो आप, मैं एक बार बताता हूँ, मुझे s एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने कहा वो क्या हो गई? टर्म बोलेंगे उसको s। अगर s लेवल है बेटा तो आपको पता है l की वैल्यू 0, स्पिन की वैल्यू तो होती है, s की तो होती ही हाफ है, तो j की वैल्यू कितनी हुई? मैंने बताया था अभी, एक ही होगी बेटा, हाफ। प्लीज बी केयरफुल, जब हाफ और माइनस हाफ हो तो एक ही माननी है हाफ, ठीक है ना? तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं ये समझा रहा था कि अब इसकी फुल नोटेशन में आगे कैसे करूंगा। नोटेशन फुल नोटेशन, तो ये देखो बेटा s मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर लिखी जाती है क्या? 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो, तो s की वैल्यू हाफ, तो ये तो 2 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई 2, मीन्स ये, ठीक है? 2 एनर्जी लेवल्स में बाद में डिवाइड करेंगे हम इसको, और j की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। मैंने कहा था यहाँ j लिखा जाता है। अब देखो, मान लो मुझे p को रिप्रेजेंट करना है बेटा, p के लिए L1, s तो वही हाफ, लेकिन आप j देखो बेटा, j क्या हो गया आपका? L प्लस हाफ 3/2, L माइनस हाफ दैट इज 1/2, ठीक है? तो अब इसकी फुल, और 2s प्लस 1 तो इस सबके लिए क्या आएगा? 2 ही आएगा बेटा। तो इसकी फुल नोटेशन कैसे बनी? p की 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ बच्चे, तो ये क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? बोलो 2, और यहाँ पे 3/2 p की नोटेशंस, और ये p देखो अब स्प्लिट हो गया, 2 और 1/2 कर लेंगे ऐसे ही। मान लो d के लिए करना है बेटा, l हाफ, नो सॉरी l 2 हो गया, s तो वही हाफ रहेगा बेटा, तो j कितना आ जाएगा बोलो? 5/2, दिस प्लस दिस, 2 माइनस हाफ 3/2, और 2s प्लस 1 तो फिर से 2, तो d को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब d का लेवल हो जाएगा बेटा ऊपर, मैंने बोला मल्टीप्लिसिटी तो वो तो 2 ही आ रही है, और भाई ये कितना हो गया आपका? 5/2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका? 3/2 हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? s जो है ना बेटा
उसमें ये दो लेवल नहीं आए मेरे पास। क्यों नहीं आए? क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू थी मेरे पास हाफ, और उस हाफ वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो है हाफ जब होता है तो उसको कंपेयर नहीं करते हैं हम। ओके, बाकी ये इस तरीके के नोटेशंस, मतलब आगे कभी कुछ लिखा मिल जाए तो ये वाली नोटेशंस का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये जे की वैल्यू जो होती है ये मल्टीप्लाई, सम टाइम एक नंबर भी लिखा होता है आगे, सम टाइम ये लिख दिया मान लीजिए 2p2 और ये 3/2, तो बेटा ये वाला जो नंबर होगा इट विल गिव मी द n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन सब बेसिक आइडियाज का हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे बेटा।